हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग जुलाई 2024 में होने वाले सी-टेट के पेपर हिंदी पैडागॉजी के बारे में बात करेंगे और ये क्लास चौथी है हिंदी पैडागॉजी से। हिंदी पैसेज जिसमें गद्यांश और पद्यांश और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की गई है, उनसे संबंधित वीडियो जो है अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी वो सारी वीडियोज और आपका स्कोर कितना रहा। ये प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट से संबंधित इसमें प्रश्न है और आपकी तैयारी ज़रूर बताइएगा कि आपने आज की क्लास से कितने क्वेश्चन सही सटीक हल किए हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न व्याख्या के साथ होंगे, बिल्कुल सही, और बिल्कुल आप अपना स्कोर बताइएगा। चलिए आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं पैडागॉजी से संबंधित जो कि हमें आज की क्लास में देखने हैं। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो ध्यान से ये ध्यान जरूर रहे कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और उन क्वेश्चंस को कोशिश करें कि कम समय में चीज़ें जो हैं आपको समझ में आए। और ये तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा यानी कि कुछ हद तक प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? ठीक है, बहुभाषावाद, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन देखते हैं। किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। किसी भी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। देखिए, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? ये तो सही है कि जो विद्यालयी प्राथमिक कक्षा या विद्यालय की जितनी भी क्लासेज हैं वो किस में हो? मातृभाषा में हो, ताकि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को अपने हिसाब से समझ सके। ठीक है, तो ये बात तो सही है। मातृभाषा में पढ़ने से क्या होगा? बच्चा लॉजिक को समझ पाएगा, डिफरेंस को समझ पाएगा और अपनी बात जो है वो रख सकेगा क्लास में कि क्या सही है क्या गलत है, या मुझे समझ में नहीं आया तो इसको किस तरह से समझा जा सकता है और टीचर किस प्रकार से समझा सकता है। तो बिल्कुल किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना कि शुरुआती जो लैंग्वेज क्या हो वो उसकी मातृभाषा हो, जो बच्चा अपने बचपन से जान रहा है, समझ रहा है और बोल रहा है। बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना, जिस तरह से वो कंफर्टेबल फील करे बच्चा कि हाँ अब मैं इस भाषा में निपुण हो चुका हूँ और भी भाषाएं मैं सीख सकता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी ही भाषा को माध्यम थोड़ी बनाना है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को नहीं, अधिक से अधिक भाषा जोड़ना नहीं है। अगर बच्चा चाहता है कि हाँ मुझे और सीखना चाहिए, तब ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती भाषाओं को एकदम जोड़ते जाना है, बच्चे के ऊपर एक भार सा हो जाए, तो ये नहीं। तो पहले का जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्य का श्रुत लेख करवाती है, यानी कि सुनकर लिखना बोलती है और वो बच्चे लिखते हैं। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ती होगा, पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? देखिए, किसके? श्रवण के, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है? अध्यापिका बोल रही है, श्रुत लेख कर रही है, बच्चा सुनकर उसको लिख रहा है और फिर उन वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और फिर उन वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। तो ये क्या है? शीर्षपाद उपागम, टॉप डाउन, संप्रेषण उपागम, ऊर्ध्वगामी उपागम या श्रुत लेख उपागम? तो ये तो क्वेश्चन से ही पता चल गया है कि क्या है वो। बच्चे सुनकर लिख रहे हैं तो श्रुत लेख है, तो श्रुत लेख तो होगा नहीं। ठीक है, क्या है? श्रुत लेख तो होगा नहीं। यहाँ पे संप्रेषण उपागम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो नहीं रही है, तो ये तो होगा नहीं। शीर्षपाद उपागम तब नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बच्चा पहले नियम सीख रहा है फिर उदाहरण तक आ रहा है,
यहाँ पे क्या है, बच्चे छोटे वाक्यों से सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप हो जाएगा, ठीक है, बॉटम अप हो जाएगा ये ऊर्ध्वगामी उपागम। इसमें क्या होता है कि बच्चा विश्लेषण करता है। प्रश्नानुसार जो अध्यापक है वो कोई भी शब्द वाक्य बोलती है और बच्चा उसको शुरुआती तरीके से लिखना शुरू कर रहा है, समझना शुरू कर रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, ठीक है। दूसरे का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, यानी कि अलग अलग कक्षा में समूह बना देती है और फिर 10 शब्दों का समूह देती है प्रत्येक समूहों को। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से सामान्य रखते हों, ठीक है, जो शब्द से समानता रखते हो। क्या रखते हो? समानता, यानी कि मिलते जुलते हों, जैसे कि पर्यायवाची समानता रखते हो। और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जा सके जिससे नया शब्द बन सके, यानी कि जो है कि जल हुआ तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीर। तो ये समानता शब्द हो गया, इसमें क्या प्रत्यय और उपसर्ग जोड़े कि ये नया शब्द बने, ये बताने की जो अध्यापिका है या अध्यापक है कह रहे हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? शब्द जाल, थीम विषयक शब्द संपदा, विन्यास या शब्द समूह। देखिए, शब्द जाल की अगर बात कर ली जाए तो शब्द जाल तब होगा जब बच्चे को एक वोकैबुलरी टाइप दे दी जाए, बहुत से शब्द दे दिए जाए और उसके अंतर या उससे संबंधित कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चित है 10 शब्द ही दिए गए हैं, तो शब्द जाल तो ऐसा होगा नहीं। या शब्द जाल ऐसा हो सकता है कि आपने एक वाक्य दे दिया, उसमें कह दें आप संज्ञा ढूंढिए, विश्लेषण ढूंढिए, सर्वनाम ढूंढिए, तो ये शब्द जाल। थीम विषयक शब्द संपदा, थीम विषयक शब्द संपदा तब होती है जब बच्चों को कोई थीम दे दी जाती है कि जल पर या वायु प्रदूषण पर अपनी राय दीजिए या लेख लिखिए, तो ये थीम विषयक शब्द संपदा हो जाती है। शब्द समूह, तो यहाँ पे कोई लॉजिक बनता नहीं है, यहाँ पे बन जाता है विन्यास। क्या बन जाता है? विन्यास, यानी कि तीसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे शब्द विन्यास हो रहा है एक शब्द से नया शब्द बनाने का, तो ये शब्द विन्यास हो जाएगा। तीसरे का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आपने सही समझ लिया होगा, यानी कि इसको देख लिया होगा कि हाँ ये क्या कह रहा है और क्या इसमें होना चाहिए। तो बात कर ली जाए कि सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा को बोली नहीं कहते, ठीक है ना। किसी विशेष कार्य से संबंध रखता है जो वाचन विशेषता हो, नहीं। किसी एक क्षेत्र विशेष के द्वारा लेखन के लिए, तो बोली जो है वो बोलने से संबंधित है, लिखने से नहीं। हाँ, लिखने से भी संबंधित हो सकती है लेकिन यहाँ पर उसका ये मतलब नहीं होगा। किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह द्वारा जो बोली गई भाषा होती है वो बोली कहलाती है, ये स्पष्ट हो गया। चौथे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये आई होप आप लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी प्रश्न नहीं, अगर आपने प्रीवियस ईयर हल किए हैं तो ये क्वेश्चन आसान है। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, यानी कि एक अध्यापक है और क्लास में जो है बच्चों का ग्रुप बनाते हैं, समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है, यानी कि ये अभिनय करवाती हैं, करके सीखने का जो प्रदर्शन करता है। और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? यानी कि बच्चा कितना अच्छा है पढ़ाई में, या जो भी चीज़ें बच्चा कर रहा है वो कितना, चाहे पढ़ाई हो और उसके बोलचाल की भाषा हो, संप्रेषणात्मक बुद्धि है, चिंतन का जो है बुद्धि कितनी उसकी है, बच्चे की समझ कितना पा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करती है? अवलोकन करती है। किस प्रकार से समूह कार्य देकर, जोड़ों में कार्य देकर और रोल प्ले यानी कि अभिनय करवाकर। तो इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? वाचन आकलन, कक्षा आकलन, संरचनात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। देखिए, अगर इसकी बात कर ली जाए
तो वाचन आकलन तब होगा जब बच्चा सिर्फ बात कर रहा होता, वाद विवाद कर रहा होता, संप्रेषण कर रहा होता, तब तो ये सही होता। तो यहाँ पे तो वाचन आकलन की बात, सिर्फ बोलने की बात तो की गई नहीं है। कक्षा आकलन तब होता जब सिर्फ कक्षा में चीज़ों को करवाई जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जोड़ों में आकलन करवाया जाए, रोल प्ले करवाया जा रहा है तो क्लास में ही करवाया जा रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ना ही क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है। संरचनात्मक आकलन यानी कि क्रिएटिव है ये। संरचनात्मक मतलब क्रिएटिव, नई चीज़ें करवा के बच्चों से जानना। संकल्प तो कोई संकल्पना ऐसी नहीं कि बस आपको इसी प्रकार से ही करवाना है, तो यहाँ पे क्रिएट यानी कि संरचनात्मक आकलन हो जाता है। टीचर क्या है, वो अवलोकन कर रही है और इस गतिविधि को कहेंगे संरचनात्मक आकलन, अलग अलग तरीके से आकलन, ठीक है। एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास करे, यानी कि वो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं बच्चों को दिखाकर, उसमें अध्यापक उस वस्तु का नाम भी लिखती है, शिक्षार्थी का नाम भी लिखती है, और जो बच्चे को भाषा बोलनी आती है वो भी, और अंग्रेजी जो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम सीखते हैं उसको भी, और शिक्षार्थी जो मातृभाषा जानता है उसको उनकी भाषाओं में यानी कि विभिन्न भाषाओं में लिखती है। तो वो क्या करने का प्रयास कर रही है, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित जागरूकता के संबंध विकसित कर रही है, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, अलग अलग भाषा में बच्चे का नाम लिखना और वस्तु का नाम लिखना वर्णमाला का तो संकेत है नहीं, ठीक है। वर्णमाला का परिचय तब होता जब वहाँ पे स्वर, व्यंजन और अदर कई चीज़ों से सिखाया पढ़ाया जाता। तो हाँ, ये हो सकता है कि भाषा संबंधी जागरूकता पैदा करिए कि हम कई भाषा एक साथ बोल सकते हैं, जिससे बच्चे जागरूक होंगे, कई भाषा सीखने के लिए तत्पर होंगे, मन होगा उनका कि मुझे भी मैम या सर की तरह सीखना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित, तो बच्चे 1 to 5 तक प्राइमरी लेवल के बच्चों को लिपि संबंधित जानकारी देना उतना सही नहीं है जितना कि होना चाहिए माध्यमिक या अपर क्लास के बच्चों को, तो ये भी उतना सटीक बैठता नहीं। तो दूसरा हो गया। अब बचता है तीसरा, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। देखिए, जब कक्षा में यानी क्लास में भाषा का समृद्ध परिवेश होगा, यानी कि परिवेश होगा, लोग कई भाषाएं बोलेंगे, तब जाके बच्चों में क्या होगी, जागरूकता पैदा होगी। क्योंकि अगर आधे घंटे तक, ठीक है, कितने आधे घंटे तक अध्यापिका क्या कर रही हैं, अध्यापक बोल रहे हैं बहुभाषा में, और उसके बाद फिर वो बच्चे घर आ जाते हैं, तो अगर उनके आसपास पड़ोस में या उनके क्लासमेट जो बच्चे हैं वो भाषा नहीं बोल रहे हैं, तो परिवेश तो बन नहीं रहा है, क्योंकि वो आधे घंटे टीचर पढ़ाती है और फिर चली जाती हैं। जब तक टीचर पढ़ाती हैं तब तक बच्चा उत्सुक होता है, उसके बाद उसके माइंड से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम और आप हैं इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश स्पीकिंग जब सीखते हैं तो हमें परिवेश नहीं मिल पाता है, तो हम बहुत बढ़िया उसमें सीख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास समृद्ध परिवेश नहीं, गांव में या घरों में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और क्लासों में भी क्या होता है, जो क्षेत्रीय भाषा चल रही है या स्कूल की एक पर्टिकुलर कोई भाषा जिसमें हाँ हिंदी ही बोलना है, क्षेत्रीय भाषा, बहुत से ऐसे स्कूल हैं अभी भी, तो ये जो है समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है, बिल्कुल सही है, छठवें का चौथा ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाषा अंतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी और बढ़िया से बात की थी। ट्रांस लैंग्वेजिंग वो हो जाती है जब एक भाषा आप बोलते बोलते दूसरी भाषा को बोलने लगे, जैसे आपको हिंदी और मराठी दोनों भाषा आती हो और आप जिससे बात करें उसे भी वो दोनों भाषा का ज्ञान हो, आप हिंदी बोलते बोलते आप उसमें मराठी बोलने लगते हैं, बस जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश वर्ड का यूज कर लेते हैं, तो यही चीज़, तो वो ट्रांस लैंग्वेजिंग हो जाती है। ऑप्शन देखते हैं। भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, सभी विषय वस्तु और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ना। सातवें क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो एक ही भाषा में पढ़ना नहीं, कई भाषाओं का इस्तेमाल करना नहीं, अनेक भाषा का में शिक्षण करना नहीं। बात है कि हम किसी भी
को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं हम, वहाँ पे क्या एक भाषा के बाद दूसरे भाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस लैंग्वेज, यानी कि सातवें का दूसरा जो है ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य, यानी कि जो भी पाठ्य सामग्री है उसको प्रमाणित करना है, ये क्यों जरूरी है और इसका मतलब क्या है। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। अच्छा, मूलतः किसी एक संदर्भ में विशेष उपजी सामग्री जिससे भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरे भाषा से अनुवाद। ठीक है, दूसरे भाषाओं से अनुवाद। ठीक है, अगर इसकी बात कर ली जाए 8वें के क्वेश्चन की, तो प्रामाणिकता ये मतलब है कि शिक्षार्थी जितना समझ पा रहा है, ठीक है, शिक्षार्थी जितना समझ पा रहा है उसके हिसाब से पाठ्य पुस्तक बनाना चाहिए। ये तो सही है, लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, और वो सामग्री शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री, यानी कि वो बच्चे को के स्तर को तो ध्यान दें लेखक, और पाठ्य पुस्तक की जो सामग्री विकसित कर रहे हैं वो बच्चों के स्तर के हिसाब से, ये तो ठीक है। ये भी मूलतः किसी एक संदर्भ में विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, अधिकार रखने वाले कोई भी अधिकार नहीं। अगर कोई प्रोफेसर है हिंदी का और वो कोई बुक लिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा चाहे वैसा छाप दे या प्रिंट कर दे, प्रकाशित कर दे बुक और बच्चे उसे ज़बरदस्ती पढ़ें, ऐसा कोई नहीं। ये अनुवाद की बात भी नहीं। ये 2 क्वेश्चन है जिस पे हमें विचार करना है। अगर आप ध्यान से देखें कि एक संदर्भ विशेष में उपजी सामग्री, यानी कि जो भी संदर्भ, यानी कि जो भी स्तर बच्चों का है उसके हिसाब से जो भी सामग्री ज़रूरत है उसे बनाई तो जा रही है, लेकिन कैसे सहज भाषा में बनाई जा रही है। तो जहाँ पे आसानियाँ होंगी, बच्चों को पढ़ने में समझने में दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि वो सहज रूप में प्रयुक्त हो। ऐसा नहीं कि लेखकों ने जिस भी लैंग्वेज में चाहा बच्चों के स्तर से क्योंकि हर प्रत्येक भाषा में कुछ कठिन शब्द होते हैं, कुछ हमेशा यूज करने वाले शब्द होते हैं और कुछ मुश्किल शब्द होते हैं जो हम उसे डेली बेसिस पे यूज नहीं करते। तो ऐसा हो कि सहज हो, ताकि बच्चा उसका डेली प्रयोग करता हो और बच्चे उस शब्द को, उस भाषा को समझ सके। तो 8वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है, यानी कि जब भी भाषा की पाठ्य पुस्तक को बनाया जा रहा है तो उसका शैक्षिक पक्ष क्या हो सकता है। ठीक है, पुस्तक की वर्तनी, पुस्तकों में चित्रों का स्थान, ठीक है, ज़्यादा चित्र होते हैं तो बच्चे थोड़ी उत्सुकता से पढ़ते हैं। विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु, ये बात भी तो सही है कि वर्तनी भी सही हो, चित्र भी हो उसमें, और विषय वस्तु भी क्या हो, उत्तम हो। तो ये तो सही बात है। अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या सही हो सकता है। पुस्तक की वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चित्रों का स्थान उतना शैक्षिक पक्ष से मजबूत नहीं है, लेकिन विषय वस्तु का चयन बहुत ही शैक्षिक पक्ष से भाषा की एक पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं तो वहाँ वर्तनी तो बाद में आती है, चित्र सज्जा बाद में आती है, लेकिन जो विषय वस्तु हो वो उत्तम भले न हो लेकिन सहज ज़रूर हो, ताकि बच्चा उसको समझ सके। ऐसा नहीं कि इतने उत्तम विषय वस्तु लिख दे कि बच्चा समझ ही ना पाए। जब पौधा पढ़ाया जाए तो ऐसे पौधे का नाम लिखा जाए जो उसके आस पास पड़ोस में हो ही ना। तो ऐसे उत्तम विषय वस्तु नहीं चाहिए। विषय वस्तु का चयन ध्यान से शैक्षिक पक्ष से होना चाहिए। तो 9वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। विद्यार्थियों को दिए जा रहे गतिविधियों पर विचार करें, ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल, जिसमें वाद विवाद, अच्छा बुरा और समालोचनात्मक चिंतन बच्चा कर पाए, विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहेंगे। क्या अपनाना चाहेंगे? वह एक अभिनेता है, इस पर बात करे बच्चा।
सप्ताहांत पर मैं सुबह डैश जा रहा हूँ, फिर शाम डैश तक वापस आ जाऊँगा। कि मैं सुबह जा रहा हूँ, हफ्ते में संडे के दिन या किसी भी दिन मैं जा रहा हूँ, सुबह को शाम तक आ जाऊँगा। तो इस पर अगर बच्चा बात करेगा तो कितना बात कर पाएगा। अपने मित्र से पूछे कि वो सप्ताहांत में कहाँ जाना पसंद करता है और क्यों। ये सबसे मजबूत वाक्य हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी चर्चा की बात होगी, संप्रेषण कौशल इसमें विकसित होगा कि वो अपने मित्र से पूछे, अपने फ्रेंड से पूछे, अच्छा कि तुम कहाँ जा रहे हो इस हफ्ते छुट्टी पर, वीकेंड पे, और क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या है। तो इस पे बातें जो हैं आधे घंटे 1 घंटे तक चल सकती हैं। वहाँ पे अच्छा बुरा बच्चा पूरी तरह से अवलोकन करेगा ना। तो ये संप्रेषण कौशल में ये बात हो सकती है, सही है। अपने सहपाठी से उन बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान में समूह चर्चा के समय खेलते हैं। यानी कि सहपाठी से उन बिंदुओं पर बात करें जब वो समूह चर्चा में समूह चर्चा होती हो, और जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उस पर बात करें। ठीक है, यानी समूह चर्चा तो सही है। तो 2, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। त्रुटियां सीखने का संकेतक हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। त्रुटियां पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। देखिए, अगर गलतियां आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, ये तो सही बात है ना। कि आप कोई भी चीज़ नया करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में पूरी तरह से परफेक्ट आपको आ जाएगी और आप पूरी तरह से कोई गलती नहीं कर रहे हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, अगर वो कोई नई चीज़ कर रहा है या पहली बार करने जा रहा है, चाहे एक साइकिल चलाना हो, पहले कोई पुस्तक पढ़ना शुरू करना हो, तो वो सारी चीज़ें, त्रुटियां एक सीखने का संकेतक है। हम गलतियों से ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत भारी प्रश्न रहा नहीं। 11 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी। 12वां क्वेश्चन है कि जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो डेली बेसिस पे जो शब्द हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा यूज करते हैं और उनकी पहचान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। उत्पाद शब्द संपदा, संदर्भ में शब्द, आंतरिक शब्द संपदा, ग्राम्य शब्द संपदा। तो देखिए, आपने शायद सुना होगा या नहीं, अगर उसकी बात कर ली जाए तो जो सही क्वेश्चन हो जाएगा कि जिन शब्दों को हम डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनकी पहचान करते हैं, वो ग्राम्य शब्द संपदा है। ठीक है, आंतरिक नहीं, क्योंकि सुनते पढ़ते हैं तो आंतरिक तो होगा नहीं, तो ग्राम्य शब्द संपदा है। अब ग्राम्य शब्द संपदा क्या है। ये भाषा कौशल के 4 अवयवों का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि भाषा जो कौशल है, आप लैंग्वेज स्किल जो है, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाता है। तो ये क्या है, लिखना आ जाता है। ये भाषा कौशल के 4 अवयव हैं। और इसमें क्या है, सुनने व पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, सुनने और पढ़ने की जो प्रक्रिया हो, तो वो आंतरिक शब्द संपदा हो जाता है। ठीक है, और यह जो है सुनना और पढ़ना, ये अमूर्त है। ठीक है, अमूर्त है, लेकिन इसको मूर्त क्रियाओं में हम करते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप कि कहने का मतलब ये है कि जो सुनना और पढ़ना है वो तो अमूर्त है, क्योंकि जो चीज़ें हम सुनाई दे रही हैं, हम क्या सुन रहे हैं ये तो हमें महसूस होता है, लेकिन सुनते समय कुछ दिखाई नहीं देता है ना। लेकिन ये मूर्त चीज़ों से लिंक होता है, मूर्त चीज़ों से लिंक होता है। ये बात तो सही है। ठीक है, तो ये क्या है, चाहे सुनना हो या बोलना हो, पढ़ना हो, सुगोपाली जिसे कहते हैं हम। ठीक है, सुनना, बोलना और जो पढ़ना है, ये ग्रहण या स्वीकार की बात होती है ना। तो ये ग्राम्य, जहाँ पे ग्रहण करना हो उसका अर्थ हो जाता है ग्राम्य शब्द संपदा। जहाँ पे हम या तो ग्रहण कर रहे हैं या तो स्वीकार कर रहे हैं, तो ग्राम्य शब्द संपदा हो जाता है। इसमें कहाँ सुनने और पढ़ने की बात की गई है और लिखने की बात नहीं की गई है, ना ही बोलने की बात करिए। तो यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है, सुना जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। तो ये ग्राम्य शब्द संपदा हो जाएगी। तो 12 का जो सही क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं, यहाँ पे पठन होगा। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पठन के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो सही है भाई, कि जो बच्चा पहले से जानता हो उससे संबंधित उदाहरण दिया जाए, ताकि बच्चा अपने जो परिवेश से सीखा है और जो स्कूल से सीख रहा है उसको लिंक कर सके और चीज़ों को अच्छे से सीख सके। शब्द वाक्यांश भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, यानी कि जो भी वाक्यांश या शब्द है उससे बच्चा क्या करे, अर्थ ग्रहण कर ले, ये भी बात सही है। समझ सके उसको, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करे, यानी कि समझ सके, दोनों बात सही है। पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांश को डिकोड कर सके, यानी कि जैसा उसने पढ़ा है वैसा ही कहीं न कहीं लिख दे, एक भी मात्रा, एक भी कॉमा, एक भी पूर्ण विराम इधर उधर न हो, डिकोड करना। तो ये उद्देश्य नहीं है शिक्षक पठन शिक्षण का, तो ये सही हो जाएगा। 13वें का चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो गलत ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है, सही बात है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, यानी कि अंग्रेजी तो पढ़ाई जा रही है, विद्यालय में अंग्रेजी की क्लास चल रही है, उसमें किस प्रकार से समझाया जाए मातृभाषा में कि बच्चा कैसे मातृभाषा का यूज़ किया जाए अंग्रेजी की क्लास में। तो अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा को पढ़ाना आरंभ करे, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें, यानी कि जो भी भाषा पढ़ा रही है शिक्षक उसको पढ़ाना शुरू करें और उसके बाद बच्चे उसको अपनी भाषा में उसको सीखें, यानी कि शिक्षक न बोले मातृभाषा, बच्चे मातृभाषा बोले। अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थी को मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये तो सरासर अन्याय है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है ना। अब तीसरा ऑप्शन है कि अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है, यानी कि बच्चा तो अपनी मातृभाषा में बोले और जो सारे बच्चे बोल रहे हैं, जो भी भाषा बच्चे बोल रहे हैं उसी भाषा में बच्चों को समझाने की कोशिश करें, यानी कि सामान्य भाषा जो चल रहा है क्लास में वो शिक्षक बोले, ये बात सही है बिल्कुल। अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, सिर्फ लक्ष्य भाषा को सिखाने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है, जहाँ पे बच्चे अपनी मातृभाषा का यूज करें और सामान्य भाषा अध्यापक बोले, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 14 का। 15 क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है, तो शास्त्रीय भाषा कितनी है आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। और त्रियामी जो त्रिभाषा सूत्र है ऑप्शन में है, बिल्कुल अभी बात हम करेंगे इस पर। विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी कि जब आप मिडिल क्लास या माध्यमिक चरण में हो तब आप अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषाएं सीख सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र में तो एक क्षेत्रीय भाषा आ जाती है, मातृभाषा आ जाती है और एक कोई सी भाषा जो चल रही हो ना। विद्यालय शिक्षा की बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो शास्त्रीय भाषा क्या है, अब प्राथमिक में नहीं लेकिन जब मिडिल में या माध्यमिक चरण में बच्चे हो तो वो अतिरिक्त विकल्प के, यानी कि जब उन्हें लगे कि उन्हें की मातृभाषा भी बढ़िया है और एक आध जो प्रचलित या जो भी ज़रूरी भाषा है वो अगर आ जाती हैं बच्चों को, चाहे क्षेत्रीय भाषा चाहे कोई सी भी भाषा बच्चा अगर क्षेत्रीय भाषा में रख सके तो वो अतिरिक्त में शास्त्रीय भाषाओं को सीख सकता है, इस पर भी जोर दिया जा रहा है या दिया गया है। तो 15 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे पैडागोगी, हिंदी पैडागोगी से संबंधित 15 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, धन्यवाद।